हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट अध्ययन करने वाले हैं वो पहली यूनिट का जो पहली वीडियो हमने डाली थी उसी का एक्सटेंशन है। पहले हमने उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण देखा था, कार्डिनल अप्रोच देखी थी। इसमें हम अध्ययन करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण जैसे कि पहली स्लाइड में भी हमने देखा था, इसका अध्ययन हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कई नाम हैं इसके। वैसे तो हम देखें कार्डिनल अप्रोच में, क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम उपयोगिता को मापनीय नहीं मानते, अर्थात उपयोगिता को हम एब्सोल्यूट इकाइयों में जैसे कि गणनावाचक दृष्टिकोण में, यूटिल्स में या मुद्रा की इकाइयों में उपयोगिता को हम प्रदर्शित कर रहे थे, माप रहे थे। इसमें केवल हम उपयोगिता या विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता की केवल हम गणना कर सकते हैं, केवल हम तुलना कर सकते हैं। इनको एब्सोल्युटली ये हम नहीं बता सकते कि किसी वस्तु की पर्टिकुलर इकाई से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है या वस्तु की एक इकाई से दूसरी की तुलना में कितनी उपयोगिता अधिक या कम प्राप्त हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण या उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ, एक अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में 1881 में किया था। उसके बाद पैरेटो ने एजवर्थ की विधि का अनुसरण किया। उसके बाद सल्टस्की ने इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र पर कार्य किया। लेकिन यदि हम तर्क की दृष्टि से या उपभोक्ता के व्यवहार के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वप्रथम J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने अपना एक लेख लिखा था इकोनॉमिका में, मूल्य सिद्धांत के पुनर्निर्माण, ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें उदासीनता वक्र के बारे में बताया। उदासीनता वक्र विश्लेषण जो कि कार्डिनल अप्रोच पर आधारित है, उसमें कुछ एजम्पशंस या मान्यताएं हैं, जैसे रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर रैशनल है, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है, वस्तुओं का उपभोग इस तरह से करता है, वस्तु की इकाइयों का उपभोग इस तरह से करता है कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अर्थात गणनावाचक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में हम गणनावाचक दृष्टिकोण रखते हैं, अर्थात एक क्रम रखते हैं, गणनावाचक नहीं रखते हैं। जैसे कि मार्शल ने बताया था, एक क्रम ऑर्डर यूटिलिटीज का होता है। मोर इज प्रीफर टू लेस, अधिक इकाइयों से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है कम की तुलना में, यह भी एक एजम्पशन है। निम्नलिखित मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर
घटती हुई प्राप्त होती है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार में कंसिस्टेंसी होती है, संगति पाई जाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यदि उपभोक्ता किसी समय में ए की तुलना में बी को प्रीफर करता है तो वह कभी भी बी को ए की तुलना में प्रीफर नहीं करेगा या नहीं चुनाव करेगा जब तक कि दोनों मौजूद हैं। ट्रांजिटिविटी ये भी एक एजम्पशंस है इंडिफरेंस का एनालिसिस की। इसमें यदि कंज्यूमर ए की तुलना में ए को बी की और बी को सी से प्रीफर मानता है, दोबारा देखते हैं कि यदि उपभोक्ता बी की तुलना में ए को और सी की तुलना में बी को अच्छा मानता है, प्रीफर करता है, तो वह हमेशा सी की तुलना में ए को प्रीफर करेगा, क्योंकि ए अच्छा है बी से और बी अच्छा है सी से, अर्थात सी सबसे नीचे आएगा और तो ए जो है वो सी से भी अच्छा होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिविटी होती है, ये मान्यता है। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र दोनों ही इस्तेमाल करते हैं टर्म्स। उनका अर्थ क्या होता है? यदि हम सिंपल सी भाषा में देखें तो दो वस्तुओं के वो विभिन्न संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कंज्यूमर गिव्स इक्वल प्रीफरेंस टू ऑल सच कॉम्बिनेशन, अर्थात उपभोक्ता उन सभी या एक उदासीनता वक्र पर मौजूद जितने भी कॉम्बिनेशंस है, जितने भी संयोग है, सभी को समान प्रीफरेंस देता है, किसी के प्रति अपने अधिमान को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि सभी से उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने भी इसको परिभाषित किया है, लेकिन मोर और लेस सभी की डेफिनेशन सेम यही है। ये इंडिफरेंस शेड्यूल एक दिखाई गई है। इसको हम देख सकते हैं। इस शेड्यूल में आप देखें कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। इसी प्रकार ये एप्पल की मात्रा है, एप्पल की इकाइयां हैं 1 2 3 4 5, ऑरेंजेस 22 14 10 8 7, इन विभिन्न इकाइयां दी हुई हैं। इन सभी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि हम एक्स एक्स पर एप्पल और वाई एक्स पर ऑरेंज ले लें तो ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई होंगे ए बी सी डी ई, अर्थात ये मात्रा दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें, यदि इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम मिलाते हुए कर्व बना दें तो यह इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र बनता है। इसे हम आई से डिनोट करते हैं और इस पर जितने भी संयोग हैं, ये ए बी सी डी ई, इनकी तुलना में और अधिक बहुत सारे संयोग होंगे, हजारों संयोग होंगे। ए और बी के बीच में बहुत सारे संयोग होंगे, यहाँ पर बहुत सारे संयोग होंगे, बहुत सारे जो लाखों संयोग हैं, उन सभी से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और उपभोक्ता किसी के भी प्रति अपने प्रीफरेंस को, अधिमान को उद्घाटित नहीं करता है, क्योंकि सभी से समान संतुष्टि मिलती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, जबकि उसका सेटिस्फैक्शन का लेवल या उसका संतुष्टि का स्तर समान रहता है, हम कह सकते हैं कि x वस्तु के लिए y की प्रतिस्थापन की दर, x वस्तु की या x वस्तु के लिए y की प्रतिस्थापन की दर y की वस्तु की वह मात्रा है जो उपभोक्ता छोड़ने को तैयार है, या x की एक इकाई प्राप्त करने के लिए y की मात्रा को छोड़ने को तैयार है, जिससे कि उसकी संतुष्टि का लेवल समान रहे। अर्थात x की एक इकाई बढ़ेगी और y की कितनी इकाई कम होंगी, एक इकाई प्राप्त करने के लिए y की कितनी इकाई त्यागने को तैयार है, उसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। जैसे कि ऐसे दिया हुआ है सूत्र में, MRS XY
डिक्रीजिंग इन द कंजप्शन ऑफ वाई, इंक्रीजिंग इन द कंजप्शन ऑफ एक्स, अर्थात डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये उदासीनता वक्र की ढाल का मापन भी हम प्रतिस्थापन की सीमांतर द्वारा करते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, जैसे वही पहले वाले हैं, ए टू ई, ये एप्पल की मात्रा है, ये ऑरेंज की मात्रा है। आप प्रतिस्थापन की सीमांतर जिसे हम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से डिनोट करते हैं, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन बी में आप देखें, एक इकाई एप्पल की प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता ऑरेंज की 8 इकाई का त्याग कर देता है, 8 × 1। इसी प्रकार तीसरी इकाई प्राप्त करने के लिए 4 इकाई त्याग रहा है। आप देखें जो जो एप्पल की मात्रा बढ़ती जाती है, ऑरेंज की मात्रा घटती जाती है। कितनी मात्रा घट रही है, एक इकाई प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा ऑरेंज की छोड़ता है, उसे ही हम प्रतिस्थापन की सीमांतर कहते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन MRS, इसका मतलब है कि आप देखें इस टेबल में 8 × 1, 4 × 1, 2 × 1, 1 × 1, अर्थात जो जो एप्पल की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता ऑरेंजेस की, संतरे की कम मात्रा छोड़ने को तैयार है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती जाती है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देख लेते हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS, घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांतर। जो जो उपभोक्ता ए बिंदु से ई बिंदु की ओर आता है, अर्थात वह एप्पल की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन उसके लिए संतरे की मात्रा घटती हुई छोड़ने को तैयार है, जिससे कि संतुष्टि का स्तर समान रहे। जैसा कि मैंने भी बताया, MRS इज मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र के ढाल को हम प्रतिस्थापन की सीमांतर द्वारा माप सकते हैं। एक पर्टिकुलर बिंदु पर हम माप सकते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांतर क्या होगी, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस होगी। आप इसमें देखें, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जब उपभोक्ता आता है तो प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती जाती है, अर्थात ये जो दूरी है ये समान है, जबकि ये जो दूरी है ये घटती जाती है। जो जो हम उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर आते हैं तो प्रतिस्थापन की सीमांतर या एक्स वस्तु के लिए वाई की प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती जाती है। इसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS या घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांतर कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं। इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं का अध्ययन हम जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको इस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम नेगेटिव स्लोप होता है, जैसा कि पॉइंट 1 में दिया हुआ है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है उदासीनता वक्र बाएं से दाएं डाउनवर्ड स्लोप का होता है, अर्थात ये इसलिए होता है कि जो जो एक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, आवश्यक रूप से दूसरे वस्तु की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने इस मान्यताओं में पढ़ा कि यदि दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ जाएगी तो संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आईसी डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा के अनुसार उदासीनता वक्र पर संतुष्टि का स्तर सभी संयोगों पर, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नंबर 2, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, अर्थात जैसा कि अभी पीछे वाले ये वाले डायग्राम है, ये कॉन्वेक्स होता है, इस तरह का स्लोप होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इधर की तरफ इस प्रकार का ढाल होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब है कि उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि दो वस्तुएं एक दूसरे की इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। साथ ही साथ जो जो उदासीनता वक्र पर हम नीचे की ओर जाते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती जाती है, इसीलिए उदासीनता वक्र मूल बिंदु के कॉन्वेक्स होते हैं। यदि प्रतिस्थापन की सीमांतर घटे ना, समान रहे, कांस्टेंट रहे, तो उदासीनता वक्र एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और यदि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं वस्तुएं तो एल शेप में होंगे।
तो लेकिन जो अधिकांश से हम उदासीनता वक्र का या इंडिफरेंस कर्व का अध्ययन करते हैं वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं और उनमें प्रतिस्थापन की सीमा अंदर घटती जाती है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को काट नहीं सकते और ना ही एक दूसरे को टच कर सकते हैं। यदि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को टच करते हैं तो जो हमने मान्यता पढ़ी थी ट्रांजिटिविटी की, वो उसका वायलेट होता है, उसका खंडन होता है। आप रेखा चित्र में देख सकते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व IC1 और IC2 दिए हुए हैं। इस पर एक बिंदु A दोनों पर है, अर्थात IC1 के जो A बिंदु पर कोई संतुष्टि का स्तर है वही B पर है और IC2 पर भी A बिंदु है, जो C पर है वो A पर है, अर्थात C और B पर भी संतुष्टि का स्तर समान होगा, इक्वल होगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि अधिक मात्रा मोर इज ऑलवेज प्रीफर टू लेस, अधिक मात्रा जो है वो अधिक संतुष्टि को स्तर को प्रकट करती है। इसलिए दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सैटिस्फैक्शन, दाईं ओर का या ऊंचा हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है, क्योंकि यदि हम देखें प्रस्तुत रेखा चित्र में, इसमें एक वस्तु की मात्रा या दोनों की वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और यह मान के चलते हैं कि यदि दोनों वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है या एक वस्तु स्थिर होती है, दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। क्योंकि और हम जानते हैं कि उदासीनता वक्र पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है, अर्थात वो डेफिनेशन के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमेशा दाईं ओर का या ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है। उदासीनता वक्र x और y किसी भी x को टच नहीं करते हैं, क्योंकि यदि टच करेंगे तो एक वस्तु की मात्रा शून्य हो जाएगी और उदासीनता वक्र विश्लेषण में हम दो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इसी में होता है कि उदासीनता वक्र आपस में पैरेलल हो। यदि हम जैसे कि इससे पीछे वाला डायग्राम देखें, ये जो हम उदासीनता मैप देख रहे हैं, ये जो इंडिफरेंस मैप है, इसमें जो IC1, IC2, IC3, IC4 आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा होना आवश्यक नहीं है। ऐसा एक उदासीनता वक्र एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि उदासीनता वक्र IC1 और IC2 पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर घटती हुई होती है वो समान दर से घट रही है, तो IC1 और IC2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और यदि समान दर से नहीं घट रही है तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। अर्थात इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पैरेलल होना आवश्यक नहीं है। और भी कई विशेषताएं इंडिफरेंस कर्व की हैं कि उदासीनता वक्र क्षैतिज के समांतर नहीं हो सकते, एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये डेफिनेशन हमने देख ली। कभी कभी बड़ा, वैसे ये भी कोई खास इसकी विशेषता नहीं है। अर्थशास्त्री हुए हैं एक, उन्होंने बताया है कि कभी कभी अंडाकार या गोलाकार भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम पाया जाता है। जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हम ये कर चुके हैं, ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट है बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन। बजट लाइन, प्राइस लाइन भी इसको हम बोलते हैं, कीमत रेखा भी इसको हम बोलते हैं। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई वर्तमान कीमत के आधार पर क्रय कर सकता है। अर्थात उपभोक्ता के सामने बहुत सारे ऐसे संयोग होंगे जो उपभोक्ता अपनी निर्धारित आय और दो वस्तुओं की दी हुई कीमत के अंतर्गत क्रय कर सकता है। ये प्राइस लाइन उसको डिनोट करती है। हम देख सकते हैं ये AE प्राइस लाइन है। AE के अंदर, या ये कह सकते हैं त्रिभुज
ए ई के अंतर्गत जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, जितने भी संयोग हैं, उपभोक्ता सभी को प्राप्त कर सकता है। ये अटेनेबल है। और इस रेखा के ए ई रेखा के बाहर राइट हैंड पर जितने भी संयोग होंगे वो हो सकता है उच्चतर उदासीनता वक्र पर, लेकिन क्योंकि इनको उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता है, वो उसकी दी हुई आय और दी हुई वस्तुओं की कीमत के आधार पर उपभोक्ता के क्रय करने के योग्य नहीं है, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो अनअटेनेबल है, उसको उपभोक्ता नहीं क्रय कर सकता है। तो प्राइस लाइन के या उपभोक्ता अधिकार से जो प्राइस लाइन ए ई है, इसके जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनको क्रय करता है। प्राइस लाइन बनाने का तरीका टेबल दी हुई है, कीमत दी हुई है। एप्पल की 6 पर यूनिट है, ऑरेंज की 2 है, और यदि एप्पल बिल्कुल ना खरीदे तो 12, ऑरेंज बिल्कुल ना खरीदे तो 4। इसके द्वारा ये बजट लाइन 12 और 4 को मिला देते हैं तो ये हमारी बजट लाइन आ जाती है। कुल जो टोटल बजट है वो 24 रुपये है, उपभोक्ता के पास 24 रुपये है और 2 वस्तुओं पर उसको व्यय करने हैं। बजट लाइन के स्लोप को हम px/py के द्वारा मापते हैं, और नेगेटिव स्लोप होता है जो प्राइस का रेशो है 2 वस्तुओं का, उसके द्वारा हम इसको मापते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जहां तक बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहां पर उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा होगा, ऐसे संयोग को चुनेगा जहां उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त कर रहा होगा। ये बजट लाइन पर होगा। मोस्ट प्रीफर्ड जो कॉम्बिनेशन होगा वो बजट लाइन पर ही होगा, आप इसमें देख सकते हैं। और कंडीशन इनकी 2-3 है कि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही हो, ये पोजीशन हो सकती है। लेकिन इसमें क्योंकि आप देखें IC1 बजट लाइन ए बी के राइट हैंड पर है, जिसके कारण कोई भी कॉम्बिनेशन IC1 पर जो है उसको उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं क्रय कर सकता है। वो उसकी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमत के अनुसार सामर्थ्य से बाहर है। उपभोक्ता IC1 के बी को क्रय कर सकता है, लेकिन बी की तुलना में यदि हम देखें सी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक ऊंची या राइट हैंड पर प्रकट हो रहा है, ऊंची उदासीनता वक्र पर है, इसलिए उपभोक्ता सी बी को नहीं चुनेगा, वो सी को चुनेगा, क्योंकि सी पॉइंट सी से जो है वो हायर सेटिस्फैक्शन या अधिक संतुष्टि प्रकट हो रही है। आप ये देख सकते हैं ये डायग्राम, इसमें ये ए बी प्राइस लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, IC2, IC3, IC4। यदि हम डायग्राम में देखें तो सी बिंदु, सी कॉम्बिनेशन जो IC2 पर स्थित है, वो प्राइस लाइन ए बी को यहाँ पर सी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। उपभोक्ता यहीं पर संतुष्टि की स्थिति में होगा, अर्थात यहीं साम्य की स्थिति में होगा, और इस बिंदु पर वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा। IC3 और IC4 का कोई भी जो संयोग है उसे उपभोक्ता दी हुई आय और वस्तुओं की कीमत के संदर्भ में नहीं खरीद सकता है, वो उसकी सामर्थ्य से बाहर है। बिंदु सी पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पर खास तौर से उदासीनता वक्र का ढाल और प्राइस लाइन का ढाल एक दूसरे के बराबर होंगे। हम जानते हैं कि उदासीनता वक्र का ढाल हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर और कीमत रेखा का ढाल हम x वस्तु और y वस्तु की कीमत अनुपात के द्वारा निकालते हैं। अर्थात बिंदु C पर MRXY = PX/PY। एक और कंडीशन है कि जहां पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है,
बिंदु सी की जो हमने बात की अभी पीछे वाले डायग्राम में, ये बिंदु सी है सी कॉम्बिनेशन पर, वहां पर उदासीनता वक्र आवश्यक रूप से मूल बिंदु के कॉन्वेक्स होना चाहिए। यदि मूल बिंदु कोई कॉनकेव है तो वह संतुष्टि का स्तर, अधिकतम संतुष्टि का स्तर या उपभोक्ता के साम्य की स्थिति को प्रकट नहीं करेगा। जैसा कि इस डायग्राम में कंडीशन 2 में दिखाया गया है, इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के कॉनकेव है, इसलिए साम्य की स्थिति में या जहां पर प्राइस लाइन को इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, आवश्यक रूप से इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के कॉन्वेक्स हो या प्रतिस्थापन की सीमा अंदर आवश्यक रूप से घटती हुई होनी चाहिए। ये इफेक्ट्स और चेंज इन द बजट लाइन, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। बजट लाइन, यदि सपोज प्रारंभिक बजट लाइन ये है जो 12 और 4 को बता रही है, यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो इसके ढाल में परिवर्तन होगा, और यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो इसके ढाल में परिवर्तन नहीं होगा, ये पूरी की पूरी शिफ्ट होगी। जैसे कि मान लो जो प्राइस लाइन ये है L1, ये बता रही है कि इनकम 24 रुपये है। यदि उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है जबकि वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑरेंज और एप्पल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आय बढ़कर 36 होने से प्राइस लाइन L2 हो जाती है। यदि उपभोक्ता की आय 24 रुपये से घटकर 12 रुपये हो जाती है, यहाँ पर भी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो प्राइस लाइन L1 से शिफ्ट होकर L3 हो जाती है। ये प्राइस लाइन का शिफ्टिंग है। डियर स्टूडेंट्स, यस, यहाँ तक जो हमने अभी इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पढ़ा, बजट लाइन के बारे में पढ़ा, उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ा, जहाँ कहाँ पर साम्य होगा, या बजट लाइन की शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा। यहाँ तक आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। आप मुझे बता दें कि क्या आपको पूछना है, कौन सी चीज़ पूछनी है, उस स्लाइड को हम दोबारा चला सकते हैं, पूरी स्लाइड्स को, पूरे प्रेजेंटेशन को दोबारा चला सकते हैं। तो आप जो है कभी भी मतलब समझ में नहीं आए हैं तो बिल्कुल ना हिचकें, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम रूबरू क्लास में अभी नहीं हो सकते हैं। तो आप जो है बिल्कुल आइएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आपकी उसको जो है बेहिचक मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच।